हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेसन, जो कि साइंस 1 का लेसन है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल बोलते ही बच्चों का ध्यान भटक जाता है, मतलब यह क्या होगा, ये क्या, कहां से आ गए केमिकल्स। ओके, अभी इसको देखना है हमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिजिकल चेंज होता है और कुछ केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, हम देखो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर या फिर प्रेशर में। अभी टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने की वजह से क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। इसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल चेंज बोलेंगे। यानी कि अगर हमने यहाँ पर आइस ले लिया, आइस को अगर हमने हीट कर दिया तो क्या होगा, उसका कन्वर्जन होगा आइस से लिक्विड में, यानी कि वाटर में हमारा कन्वर्जन होगा। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉपर्टीज कुछ बदली है क्या, नहीं बदली। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैंने आइस को अगर मेल्ट कर दिया तो फिर उसका क्या बनेगा, पानी बनेगा, यानी कि वाटर बनेगा। वाटर को मैंने फिर से उसको फ्रीज कर दिया तो फिर उससे क्या बनेगा, आइस बनेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन या फिर फिजिकल चेंज, ये रिवर्सिबल है। यानी कि हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से फिर से सॉलिड बना सकते हैं, वही प्रॉपर्टी वाला। यानी कि यहाँ पर फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। पर क्या ये केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है? नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में देखो क्या होता है, नया वाला प्रोडक्ट बनता है। और ये रिएक्शन जो होती है कभी कभार क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पर देखो, मैंने अगर यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मैंने बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोल को मैंने अगर बर्न किया, कोल को बर्न करते समय क्या होता है, कोल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है और उसके बाद उससे क्या बनता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर देखो हमने बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझ लिया। अभी उसके बाद देखो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे राइट करते हैं। यहाँ पर देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्शन कहाँ लिखते हैं हम, रिएक्टेंट्स लेफ्ट में। उसके बाद राइट में क्या होता है, राइट में होते हैं प्रोडक्ट, मतलब उससे मिलने वाले, मतलब रिएक्टेंट एक साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं और उससे बनता है प्रोडक्ट। पर यहाँ पर देखो, उसको लिखने के कुछ रूल्स है। मतलब ऑलवेज रिएक्टेंट को कहां पर लिखना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है, और ऑलवेज प्रोडक्ट को किस में लिखना है, हमें राइट हैंड साइड में लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ प्लस साइन वगैरह लिखते हैं, मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट्स रहेंगे तो उसको ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे हम, एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट के बीच में क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना है, उन दोनों के बीच में अगर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब रिएक्टेंट और उसके बाद प्रोडक्ट मिल रहा है, पर बीच में क्या करेंगे हम, वहां पर साइन लिखेंगे, कौन सा, एरो, वहां पर एरो लिख देंगे वहां पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन जो है उसको ज्यादा हम क्या करेंगे, अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वहां पर उसका सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, ये क्या है, ये है उसके नेचर्स। उस नेचर्स को हम उसके नीचे लिख देंगे, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। एस मतलब सॉलिड, उसके बाद एल मतलब लिक्विड, एल जी मतलब गैसेस। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वहां पर अगर कोई रिएक्शन में अगर हीट इन्वॉल्व है तो हम क्या करेंगे, वहां पर छोटा ट्रायंगल निकालेंगे उसके ऊपर। किसके ऊपर निकालेंगे, एरो के ऊपर। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पर अगर टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर कैटलिस्ट कुछ होगा यहाँ पर इन्वॉल्व, तो क्या करेंगे हम, उसको भी वहां पर लिख देंगे। और ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट बट नॉट द लिस्ट, यहां पर देखो, वहां पर अगर कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन वहां पर लिखनी है तो उसको क्या करेंगे हम, एरो के ऊपर या फिर नीचे लिख देंगे। बहुत ही सिंपल हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन कैसे लिखना है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखने वाले स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर डीप में नहीं लिखने वाले, लेकिन सिर्फ उसका आउटलाइन लिखने वाले कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन या फिर रिएक्शन, हम क्या करेंगे, वहां पर स्टेप्स लिखेंगे। पहला वाला स्टेप है राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। उस वर्ड इक्वेशन को क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, उसको सिंबल के फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2, वहां पर चेक करना है कि दोनों साइड के, मतलब रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के जो कुछ भी एलिमेंट्स है उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं। वो इक्वल नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वल करेंगे। पर कैसे करेंगे, तीसरा वाला स्टेप क्या करेंगे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे जिसमें या फिर जिस कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उस एलिमेंट के, उसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम बैलेंस करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप, यहां पर क्या करना है, हमें फाइनल केमिकल इक्वेशन को लिखना है और उसको किसी के फॉर्मेट में लिखना है, फिर से सिंबल के फॉर्मेट में उसको लिखना है। और उसके बाद अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। उसमें से पहला वाला देखो, पहला वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर reactants are added together to form a single product, it is called as a combination reaction। अभी देखो 2 और 3 रिएक्टेंट से क्या बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों कंबाइन होते हैं और तीसरा प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद देखो, उसके बाद है
डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, देखो यहां पर क्या क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में, कि एक ही सब्सटेंस से दो और तीन प्रोडक्ट बनते हैं, यानी एक ही रिएक्टेंट से दो और तीन या फिर ज्यादा क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन यानी कि जो कंपोजिशन बना है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और उससे दो तीन प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद देखो यहां पर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो यहां पर क्या होता है, लेस रिएक्टिव आयन जो होता है ना, वो मोर रिएक्टिव आयन से क्या होता है, कंबाइन होता है और उससे जो रिएक्शन बनता है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, यहां पर जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब एक आयन दूसरे की जगह लेता है, दूसरा आयन पहले की जगह लेता है, यहां पर क्या बनते हैं, ऐसे उसके प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या होता है ये प्रोसेस। अभी यहां पर देखो अगर एक सब्सटेंस बाहर से हीट अंदर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब हीट बाहर से अंदर ले रहा है, एंडो, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस। थर्मल मींस क्या होता है, हीट होता है, एंडो मतलब अंदर, अंदर हीट लेना, यानी कि क्या हो गया उसका, हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब रिएक्शन से हीट बाहर जा रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। अभी उसके बाद क्या देखना है, यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला वाला है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट जो एक दूसरे के साथ वो भी रिएक्ट हो रहे हैं, उनका नेचर कैसा है, यानी कि कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है, उसके ऊपर क्या करता है, रिएक्शन का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड रहता है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अगर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, बस इतना ही। उसके बाद साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब यहां पर देखो जितने ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स रहेंगे ना तो उतना ज्यादा क्या रहेगा, रिएक्शन का रेट हाई रहेगा। उसके बाद यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। अगर यहां पर हम देखेंगे ना तो कॉन्सेंट्रिक एसिड जो रहता है वो फास्टर रिएक्शन में क्या होता है, मतलब रिएक्शन को कैरी आउट फास्टर करता है। पर अगर हम उसकी जगह अगर डाइल्यूट एसिड लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा रिएक्शन स्लोअर ऑफ द रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन का भी उसके ऊपर बहुत मतलब इंपैक्ट पड़ता है, किसके ऊपर, रिएक्शन के रेट के ऊपर। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, अगर कम टेम्परेचर होगे तो रिएक्शन का रेट स्लोअर हो जाएगा, बस इतना ही। उसके बाद कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वी स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट इन्वॉल्व इन इट, मतलब कैटलिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं पर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या रहता है। अभी देखो ऑक्सीडेशन मींस होता है कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। देखो क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर क्या करते हैं उसमें से हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। इसके उल्टा क्या है, रिडक्शन है। उसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर पहले क्या देखा था हमने ऑक्सीडेशन में, कि वहां पर ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन को वो लूज करेगा और हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, उसका उल्टा, यानी कि ऑक्सीडेशन का उल्टा है रिडक्शन। पर अभी रिडॉक्स किसे कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन मींस क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन यहां पर बोल देंगे। यहां पर हमने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। यहां पर कुछ रह गया क्या, देखते हैं अभी। देखो यहां पर दो पॉइंट रह गए, करोजन का पॉइंट। अभी करोजन क्या होता है, देखो यहां पर देखो, आपने कभी कभार देखा होगा कि अगर मेटल के ऑब्जेक्ट हमने बाहर रख दिया ऐसे ही और उसके ऊपर मॉइस्चर जमा होगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का ऐसा पिगमेंट जमा होगा, यानी कि उसको हम रस्ट बोलेंगे। और वो जो रस्टिंग प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिएक्ट होता है उस मेटल के साथ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं करोजन, दैट्स इट। उसके बाद रैंसिडिटी और एक कंसेप्ट है, रैंसिडिटी मींस क्या होता है। अभी देखो कभी कभार क्या करते हो आप, एक फूड बनाते हो, ओके, और वो बहुत देर देर तक वो वैसा ही रहता है। अभी उस फूड में क्या हो जाएगा, वहां पर उसका फॉल स्मेल वगैरह आ जाएगा, मतलब फूड का जो शेल्फ लाइफ रहता है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसका फॉल स्मेल आने लगता है, मतलब रिएक्शन उसमें क्या करता है, हैपन होता है, इसकी वजह से उसका फॉल स्मेल आ जाता है, उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। होप सो आप सभी को टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।